दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी और हॉट अपडेट्स एक साथ सुन लीजिए। जॉइंट हैं, ये मुश्तरका हैं और मिक्स्ड हैं। ये मिक्स्ड अपडेट्स बहुत बड़ी हैं, कई खबरों का गुलदस्ता है। पहली अपडेट ये है कि अमेरिका ईरान पर अपनी समंदरी नाकेबंदी को अनलिमिटेड मुद्दत तक, एक तवील मुद्दत तक जारी रखने की तैयारी में है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिका इस नाकेबंदी को इंडेफिनिटली जारी रख सकता है। उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के दो बड़े मकसद हैं। पहला, गल्फ के मुल्कों के जरिए ऑयल की सप्लाई दोबारा शुरू कराकर अमरीकियों के लिए एनर्जी प्राइसेस यानी तेल गैस के जो दाम हैं उनको स्टेबल रखना, और दूसरा, ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना। यानी पहला मकसद तो ये बता ही रहा है कि होर्मुज में ईरान के एक्शन से, ईरान के दबदबे से या ईरान के दम दिखाने से अमरीकी आवाम की हालत भी खस्ता होने लगी है, जेब उनकी भी फटने लगी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिलिट्री ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समंदरी ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ होर्मुज से नहीं गुजर रहा। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वहां के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने भी ईरान पर अब तक के सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रेशर की बात कही है। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसे इकोनॉमिक आइसोलेशन मेजर्स लगाएगा, अलग थलग ऐसे करेगा ईरान को, और ऐसी पाबंदियां लगाएगा या ऐसे सैंक्शंस लगाएगा जैसे पहले किसी मुल्क पर नहीं लगाए गए। यानी ईरान पर कभी ना देखी गई पाबंदियां लगाने की तैयारी चल रही है। उधर इराक के कुर्दिस्तान रीजन में एरबिल के ऊपर एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ड्रोन के टुकड़े एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरे। ये खबर अब आपको तफसील से बताएंगे भी। ये भी बताएंगे कि ईरान ने किन दो जगहों पर हमला किया है और अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों आ रहा है। साथ ही अमेरिका ने एक अटैक ड्रोन फोर्स बनाई है कई मुल्कों के साथ मिलकर, क्या करेगी बताएंगे। एक अपडेट सुन लीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और मिडिल ईस्ट एनवॉय जैरेड कुशनर अगले हफ्ते इसराइल और मिस्र का दौरा करने वाले हैं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए उनके साथ ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव निकोले म्लादेनोव भी मौजूद रहेंगे। टोनी ब्लेयर वैसे इराक का गुनहगार है, आपको पता होगा। आप उस पर स्टोरी देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक अपडेट ये है दोस्तों कि रूस ने यमन पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से लगाए गए ब्लॉकेट को पूरी तरह ख़त्म करने की मांग की है। रूस के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ने दोनों मुल्कों पर यमन में बढ़ती वायलेंस को और ज़्यादा बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों ये 14 अगस्त की कुछ बड़ी अपडेट्स थी। अब तफसील से कुछ खबरें देख लेते हैं। ईरान ने एक बार फिर इराक के एरबिल पर ड्रोन हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्दिस्तान रीजन के एरबिल में रात के वक्त ईरान की तरफ से कई ड्रोन्स दागे गए जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये कहा गया है। इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन्स का मलबा एरबिल एयरपोर्ट के करीब एक रिहायशी इलाके में गिरा, लेकिन इससे किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इन ड्रोन्स का टारगेट एरबिल का अरजान रोटाना होटल था, जहां अमरीकी फ़ौजियों के मौजूद होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस दावे की अभी तक कोई तस्दीक सामने नहीं आई है कि इस होटल में अमरीकी फ़ौजी थे। इतना साफ है कि ड्रोन्स होटल पर नहीं गिरे, बल्कि एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट होने के बाद उनका मलबा होटल के करीब गिरा है। बात कभी कभी छोटी करके भी बताई जाती है, क्या पता ड्रोन टकरा गया हो। वैसे ही पहले भी जब न्यूज़ आती है कि ईरान की सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन्स जो इंटरसेप्ट कर लिए, बाद में फ़ौजियों की मौत की खबर आ जाती है। दूसरी बात, ये जो होटल्स पे ईरान अटैक करता है ना, असल में चक्कर ये है कि अपने अड्डे छोड़कर बहुत से अमरीकी फ़ौजी, ये खबर आई बीच में, दावे किए गए कि वो होटल में छुपते थे कमरा लेकर जान बचाने के लिए। इसलिए आपको याद होगा ओमान में भी एक होटल पे हमला हुआ था। तो ये वजह है होटल्स पर हमला करने की। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें हैं।
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी पहली ऐसी अटैक ड्रोन फोर्स बनाई है जिसका काम सिर्फ ड्रोन्स को रोकना नहीं बल्कि अपने अटैक ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के टारगेट्स पर हमला करना है। अमेरिका ने कई मुल्कों को मिलाकर, कई कंट्रीज को मिलाकर ऐसी फोर्स पहली बार बनाई है। इसका नाम टास्क फोर्स फैल्कन स्ट्राइक रखा गया है और इसमें अमेरिका के साथ उसके रीजनल पार्टनर्स मुल्कों के फौजी भी शामिल होंगे। 14 अगस्त को आई इस बड़ी खबर को ज़रा ध्यान से सुनिए। इस फोर्स में वन वे अटैक ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी जिन्हें खुदकुश ड्रोन कहते हैं, जो जाते तो हैं लेकिन खुदा हाफिज़ कह के जाते हैं, अलविदा कह के फिर आते नहीं हैं। यानी ऐसे ड्रोन जो अपने टारगेट तक जाकर हमला करते हैं और फिर वापस नहीं आते। ऐसे ड्रोन्स की अलविदा कहने वाले ड्रोन्स की ईरान के पास भरमार है। ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ हवा से हमला करने वाले ड्रोन नहीं होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक इस फोर्स में हवा से, समंदर की सतह से और समंदर के नीचे से भी चलने वाले अनमैन्ड अटैक सिस्टम्स शामिल होंगे। यानी सीधी बात यह है कि अमेरिका एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहा है जो अलग अलग जगहों से अटैक ड्रोन्स भेजकर दुश्मन के मिलिट्री और दूसरे अहम टारगेट्स पर हमला कर सके। जाहिर है ये ईरान के खिलाफ है। इसका अंदाज़ा टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक के पिछले ऑपरेशन से भी लगाया जा सकता है। इस फोर्स ने पहले हवा से अटैक ड्रोन्स चलाए और बाद में समंदर से चलने वाले अनमैन्ड अटैक वेसल्स का भी इस्तेमाल किया था। अब फैल्कन स्ट्राइक उसी तजुर्बे को और बड़ा कर रहा है। फ़र्क ये है कि इसमें अमेरिका अकेला नहीं होगा बल्कि रीजनल पार्टनर्स को भी साथ जोड़कर एक ही अटैक ड्रोन सेटअप में काम कराया जाएगा। कई मुल्क अमेरिका के साथ आएंगे और यही इसके सबसे बड़ी अहम बात है। ये सिर्फ ड्रोन डिफेंस फोर्स नहीं है, ये अटैक फोर्स है जिसका मकसद वन वे अटैक ड्रोन्स के ज़रिए टारगेट्स पर सीधा हमला करने की सलाहियत बढ़ाना है। बचाव नहीं करना है, अब बचाव के साथ हमला भी करना है, ये इसका मकसद है। तो अब ये, और आप जान लीजिए फ्यूचर वॉर ड्रोन वॉर ही है। फाइटर जेट्स बहुत महंगे हैं, गिर गए कचूमा निकल जाता है, लेकिन ड्रोन्स ना पायलट का नुकसान, ना इतना महंगा, गए टारगेट को चूमा और बूम। ड्रोन ने जंग की सूरत बदलती है, नुकसान बड़े कर दिए हैं, जंग जल्दी निपट जाती हैं या फिर रोज़ नुकसान बड़ा करती हैं। तो जाहिर सी बात है जिन जिन मुल्कों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहा है ईरान, वो मुल्क अब ड्रोन्स को रोकेंगे भी और ड्रोन से हमले भी करेंगे। लेकिन ईरान पर तो जंग में अमेरिका और इसराइल के अलावा किसी ने हमला नहीं किया। तो ये वाकई ईरान के लिए है ड्रोन फोर्स या कहीं और भी खेल चल रहा है? क्या यमन के हुथीस? पता नहीं। बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका का फौजी जमावड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया है। अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर अब मिडिल ईस्ट के पानियों की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लंबे डिप्लॉयमेंट यानी लंबी तैनाती, सप्लाई और फौजियों की मेंटल हेल्थ को, दिमागी हालत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कभी खबर आई कि उन लोगों ने एक दूसरे को छिरेबाजी में मार दिया 7 फौजियों ने, कभी खबर आई कि वो जहाज़ से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन पिछले हफ्ते वियतनाम के डा नैंग पोर्ट से रवाना हुआ और इसके साथ एक क्रूज़र और एक डिस्ट्रॉयर शिप भी मौजूद है। इसके बाद इन अमरीकी वॉरशिप्स को सिंगापुर स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हुए देखा गया। अब इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के मिडिल ईस्ट आने की 2 वजह हो सकती हैं दोस्तों। एक वजह तो ये हो सकती है कि लंबे डिप्लॉयमेंट से परेशान यूएसएस अब्राहम लिंकन के फ़ौजियों को राहत दी जाए, उनसे कहा जाए चलो जी छड्डो यहाँ से, जाओ जाके आराम करो, तुम छुट्टियाँ मनाओ और हम संभालते हैं यहाँ मोर्चा, और उसकी जगह जॉर्ज वाशिंगटन को तैनात करके अब्राहम लिंकन को वापस भेज दिया जाए। तो पहली वजह ये है। लेकिन दोस्तों दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी नए मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हो। अटैक ड्रोन फोर्स, नाउ वन मोर एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में। क्योंकि अगर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मिडिल ईस्ट पहुंचता है तो अमेरिका के पास रीजन में एक और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ कई वॉरशिप्स मौजूद होंगे। यानी अब देखना यह है कि ये सिर्फ अब्राहम लिंकन को राहत देने के लिए हो रही रोटेशन है या
अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी नए बड़े मिलिट्री मिशन के लिए अपना फौजी जमावड़ा बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं आगे। खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर यूएई के जहाज़ों को निशाना बनाया है और इस बार एक साथ एडनॉक के 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है। जुमेरात की देर रात यूएई की सरकारी ऑयल कंपनी एडनॉक ने बताया कि उसके 2 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। 14 अगस्त की सुबह ये खबर सामने आई है। मैं इतनी तारीख़ बता देता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं तारीख़ टाइम दीजिए। तारीख़ स्क्रीन पर एंकर के नाम के नीचे लिखी हुई है, थंबनेल में लिखी होती है, अब माथे पे लिखना बाकी रह गया है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले को होस्टाइल ईरानियन अटैक बताया है और ईरान के आईआरजीसी पर कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को इकोनॉमिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये एक हफ्ते से भी कम वक्त में एडनॉक से जुड़े जहाज़ों पर दूसरा ऐसा हमला है। इससे पहले हफ्ते के रोज़ भी सैटरडे को भी यूएई ने एक एडनॉक से जुड़े जहाज़ पर ईरानी हमले का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि दोनों जहाज़ों को कितना नुकसान पहुंचा है इस ताज़ा हमले में, उनका कार्गो क्या था, उनमें लदा क्या था और हमला किस हथियार से हुआ, इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। गज़ा के लोगों के लिए यूएई की तरफ से भेजी गई बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड, बड़ी इंसानी मदद अब गज़ा पहुंच गई है। 5 दिन पहले 75 ट्रकों में 663 टन फूड और शेल्टर मटेरियल लेकर ये मदद रवाना हुई थी। रफ़ा क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद इस पूरी एड को 5 दिन तक इस्राएली फोर्स ने रोककर एक-एक सामान की तलाशी ली। खबर ये है, अब खबर है कि ये मदद गज़ा के लोगों तक पहुंच गई तमाम जांच परख तलाशी के बाद। इन 75 ट्रकों में 663 टन खाने का सामान और सिर ढकने का इंतज़ाम वगैरह है, यानी उन लोगों के लिए खाने और रहने का सामान जो लंबे अरसे से जंग और तबाही के बीच ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यूएई से आई ये मदद अब 14 अगस्त में गज़ा के लोगों के हाथ में कहा जा रहा है। ये 9-10 में चली थी या 10-11 में और चेकिंग हो रही थी। सालों से तबाही झेल रहे गज़ा के लोगों के लिए बाहर से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड ही एक बड़ा आसरा बनी हुई है, क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने तक की बुनियादी ज़रूरतों के लिए लाखों लोग आज भी बाहरी मदद पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। यूएई के साथ तुर्की, सऊदी अरब और कई दूसरे मुल्कों के अलावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी गज़ा के लिए लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही है और इसी मदद से वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी किसी तरह चल रही है। और हम जैसे लोग, हम और आप जैसे लोग जो वहाँ सीधे जाकर मदद नहीं पहुँचा सकते, कम अज़ कम उन मजबूर लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे और गज़ा के लोगों को इस मुश्किल वक्त से जल्द निजात मिले। गज़ा की जंग के दौरान बहुत लोग मालदार हुए, उन्होंने गज़ा के नाम पर चंदा बटोरा और गज़ा कुछ नहीं भेजा। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। आपको याद होगा, मैं फ़लस्तीनी एम्बेसी भी गया था। जब मैंने उन्हें कैश देने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कैश कहा कि कैश दीजिए, ऑनलाइन देने को मना कर दिया। बोले ऑनलाइन हम नहीं लेंगे। कुछ लोग चेक दे देते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन दे देते हैं, फिर उसमें गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और चेक देते हैं, वो चेक बाद में बाउंस हो जाता है। वो यहाँ फ़ोटो खिंचा लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं हमने इतने लाख का दे दिया और होता कुछ नहीं। और सब माशाल्लाह हमारे वाले जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप कैश दीजिए। उन्होंने एक एक नोट परखा कि मैं जाली नोट तो नहीं दे रहा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत ख़राब थे। फिर वो मुझसे गले लगे और उन्होंने बताया कि यार बड़े धोखे होते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। नई दिल्ली में फ़लस्तीनी एम्बेसी में खड़े होकर फ़लस्तीनी मुझे बता रहा था कि हमारे इंडियंस ये धोखा करते हैं और ये पाकिस्तान में भी होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह हर तरह के लोग हैं। ये जो आपदा है ना, ये अवसर बन के आती सबके लिए। बड़ी शर्मिंदगी हुई थी सर मुझे। कुछ खबरें मिडिल ईस्ट से बाहर की हैं। जापान में इस वक्त बहुत ही तबाही फैलाने वाली बारिश हो रही है और रिकॉर्ड बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश है कि इतना डेवलप्ड मुल्क होने के बावजूद, हर तरह की फैसिलिटी होने के बावजूद उनका ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो गया और 8 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये आरटी ने दिया है 12:15 बजे 14 अगस्त को। फ्लड वाटर जो है ना, वो सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में सब जगह भर गया है। ये कुछ इलाके हैं, सब पूरे जापान में नहीं, चिबा प्रीफेक्चर जो है वहाँ पर ये पानी भरने से 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कितना भी डेवलप्ड हो जाए, कुदरत के आगे कौन क्या है सर। मैं बार बार कुदरत की बात हर रोज़ करता हूँ, आप समझते हैं ना। अब देखिए अगली तस्वीर, ये कामचटका की है, रशिया। यहाँ अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 30 जुलाई को एक ज़लज़ला आया था बड़ा, उसके बाद सुनामी आई और उसकी कुछ वीडियो अभी आज 14 अगस्त को शेयर की गई हैं और ये बताया गया एक शख्स ने सुनामी आने का वीडियो बनाया। अब आप समंदर पे नज़र रखिए, सुनामी आ रही है और ये वो शख्स वीडियो बना रहा है जो अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर वॉक कर रहा था। आप ज़रा कुदरत की ताकत को महसूस कीजिए, क्या लहरें उठती हैं और पानी वहाँ तक आ जाता है जहाँ तक चढ़ना मुमकिन नहीं था। तो ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि हम कुछ भी नहीं। और पढ़ा कीजिए, पढ़ा लिखा कीजिए, इकरा हमसे पहला लफ्ज़ वही है, कहा गया है। पढ़ा लिखा कीजिए और लोगों से भी आगे कहिए कि पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत शानदार लोग हैं, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।